नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं। और दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी हमारे किसान भाई दुग्ध उत्पादन से जुड़े हैं, किस प्रकार से वो अपना दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकते हैं और दुधारू पशुओं से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो किस प्रकार से उसका निदान कर सकते हैं। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अनुपम मित्तल जी, जो कि हैं जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री हिमाचल प्रदेश से। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद हर्ष जी। जी सर, आज हम आपसे जानने वाले हैं, वी आर सो लकी कि आज आप हमारे बीच मौजूद हैं कि सर, जो पशुपालन से लोग जुड़े हुए हैं, दुग्ध उत्पादन से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो किस प्रकार से अपना जो दुग्ध उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं, अपनी आजीविका को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। बट सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, और कहा यह जाता है अगर हम हिमाचल की बात करें, हम भारतीय समाज की बात करें, तो जो गाय है उसका एक बहुत बड़ा दर्जा है, गाय को माँ का स्वरूप भी कहा जाता है। तो सर, हमारी संस्कृति में गाय का क्या महत्व है? देखिए, गाय को हर्ष जी, जैसा आपने कहा कि इसीलिए कामधेनु का नाम दिया गया जी, क्योंकि गाय की एक पशुपालक के, एक किसान की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। फसलें तो कभी मौसम पे डिपेंड करती हैं, मौसम ने साथ नहीं दिया तो कई बार फसलें फेल हो जाती हैं जी। लेकिन गाय का दूध उत्पादन, अगर हम उसे अच्छी मैनेजमेंट करते हैं, उसे ठीक से उसके लिए प्रबंधन करते हैं जी, सब व्यवस्थाएं ठीक रखते हैं, तो वो रेगुलर चलता है। तो इसके लिए वो एक निरंतर हर रोज़ की आय देने वाला एक कामधेनु गाय जो है वो, उसका दर्जा भारतीय समाज में विशेष तौर पे इसलिए रखा गया जी। और जैसा कि सर आपने जिक्र किया कि कामधेनु कहा जाता है, और कहीं ना कहीं आजीविका का स्तोत्र भी जो गाय होती है वो रहती है जी। बिल्कुल। जैसे यदि हम एक अच्छी दुधारू गाय पशुपालक रखते हैं, तो एक गाय भी प्रतिदिन 10 से 15 लीटर अगर अच्छी दुधारू गाय है, तो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूँगा, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा इलाका प्लेन इलाका नहीं है, तो बहुत बड़े स्तर पर हमारे यहाँ फार्मर्स की जो लैंड होल्डिंग है, जो उनके कृषि योग्य भूमि है, वो बहुत कम है। तो उसके अनुसार वो, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो तो थोड़े से ऊंचे इलाके हैं प्रदेश के, उनमें थोड़े छोटे आकार की गाय, जैसे कि जर्सी क्रॉस ब्रेड जो दोगली नस्ल है ख़ास तौर पे, अच्छे दूध उत्पादन और उसके साथ साथ रोगों के प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के लिए दोगली नस्ल बड़ी उत्तम मानी गई है, उससे व्यावसायिक रूप से अच्छा दूध उत्पादन लेने के लिए। और साथ ही साथ आजकल, और उसके लिए जर्सी नस्ल बड़ी उत्तम है। और जो थोड़े प्लेन इलाके हैं जहाँ पे खुला एरिया है, जैसे कि ख़ास तौर से हम बल का इलाका मंडी में गए हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा एरिया जो जहाँ पे आप चारे की फसलें उगा सकते हैं, वहाँ पे भले ही आप बड़ी आकार की गाय, जो कि होल्स्टीन फ्रीजियन, जो कि ज़्यादा दूध उत्पादन देती है, वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक बात और हर्ष जी बताना चाहूँगा कि आजकल भारतीय नस्ल की गाय का प्रचलन फिर से बढ़ गया है, क्योंकि उनका हमें संवर्धन भी करना है। हमें अपनी भारतीय नस्लों की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हमें नहीं खोना है। तो कुछ किसान, कुछ जो प्रोग्रेसिव पशुपालक है, अगर वो भारतीय नस्ल पे काम करना चाहें और भारतीय नस्ल को का संरक्षण भी करना चाहें, और उनके दूध की भी उत्तमता और गुणवत्ता जो है वो दोगली या विदेशी नस्ल की गाय से ज़्यादा उत्तम मानी गई है। और ख़ास तौर से कई स्टेट्स में आपने आजकल सुना होगा कि एक A2 मिल्क का कॉन्सेप्ट है। A2 मिल्क उसे कहते हैं जो भारतीय नस्ल की गाय हैं, उनकी जो पीठ पे उभार होता है, जो उनका वो हम्प होता है, जो वो भारतीय नस्ल की गाय में होता है। तो वो उनका मतलब मोटे तौर पे ये बताना चाहूँगा कि वो A2 मिल्क का उत्पादन करती हैं, जो दूध गाढ़ा भी है और गुणवत्ता में भी A1 मिल्क से ज़्यादा अच्छा माना गया जी। तो इसके लिए अब कुछ ग्रुप्स ऐसे आने लगे हैं जो भारतीय नस्ल का ही, उसके लिए एक अलग से मार्केट में निश है, उसके लिए जो लोग वो दूध ही खरीदना प्रेफर करते हैं। तो उसके लिए भी बड़े शहरों में एक अलग से मार्केट उभर के आ रही है जी। इसलिए उसके अनुसार भारतीय नस्ल में खास तौर से साहिवाल और रेड सिंधी जो हैं, ये दो नस्लें हमारे प्रदेश के लिए काफ़ी उत्तम पाई गई हैं। और विदेशी नस्ल में जर्सी और होल्स्टीन, और दोगली नस्ल में हम इन्हें क्रॉस ब्रीड कर देते हैं, यानी कि आप साहिवाल जर्सी का क्रॉस रख सकते हैं। इस प्रकार से आप क्रॉस ब्रीडिंग करके स्टेट की ब्रीडिंग पॉलिसी के अनुसार आप अपने लिए एक अच्छी
अच्छी दूध उत्पादन करने वाली गाय का पशुपालक चयन कर सकते हैं। जी सर, जैसा कि आपने जिक्र किया और आपने हमारे जो किसान भाई उनको बताया कि आप कौन कौन सी गाय का चयन कर सकते हैं। अगर आप पहाड़ी इलाकों में हैं तो आप दोगली गाय का चयन कर सकते हैं, और अगर प्लेन इलाकों में हैं तो जो आपने गायों का जिक्र किया उनका आप चयन कर सकते हैं। सर, जब से कोरोना वायरस जैसी बीमारी आई है तब से लोग ये कहते हैं कि इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रेगुलरली मिल्क कंजप्शन करेंगे, आप दूध पिएंगे या दूध से बने प्रोडक्ट्स को आप लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। और सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारी पहाड़ी गाय हुआ करती थी, जो आकार में काफ़ी छोटी हुआ करती थी और वो दूध भी काफ़ी कम दिया करती थी, वो कहा यह जाता है कि उसकी जो दूध में इम्यूनिटी है वो काफ़ी हाई। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो जैसे मैंने कहा कि भारतीय, आपको एक बात और बता दूं कि जो पहाड़ी गाय होती थी उसका हिमाचली पहाड़ी गाय के नाम से अब एक नेशनल ब्यूरो फॉर एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है, उसमें रजिस्ट्रेशन भी हो गई है, वो ब्रीड आइडेंटिफाई और नोटिफाई हो गई है जी। तो हिमाचली पहाड़ी गाय में भी आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं और उसको आप शुद्ध रूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि उसका दूध, जिस भी गाय का दूध मात्रा में कम होगा वो थोड़ी उसकी गुणवत्ता वैसे ही बढ़ जाती है थोड़ी सी। तो उसकी जो मात्रा देने की क्षमता, दूध की मात्रा देने की क्षमता वो थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। तो वो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। तो इम्यूनिटी में तो ख़ास तौर से ऐसा कोई कोरिलेशन उसका नहीं है, पर डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि डेयरी प्रोडक्ट्स और दूध जो है, और अच्छी गुणवत्ता वाला दूध, इसकी कंजम्पशन जो है, क्योंकि दूध को एक कंप्लीट फूड भी कहा गया है जी, तो इसकी कंजम्पशन जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की, डेयरी प्रोडक्ट्स की, वो वैसे भी ह्यूमन की बैलेंस्ड डाइट के लिए वो आवश्यक है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैनेजमेंट की बात करते हैं और जो भी पशुपालन में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो भी हमारा पशुधन होता है। और तो सर, मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करें और ताकि जो हमारा दुग्ध उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए? देखिए, मैनेजमेंट में आप प्रबंधन में जो मेन पॉइंट्स आते हैं, जो मेन चीज़ें जिनका पशुपालक को ध्यान रखना है, उनमें सबसे पहले तो उसकी गौशाला की व्यवस्था जो है जी, जो गौशाला का वो निर्माण करें, उनमें मुख्य तौर पर 4-5 चीज़ों का ध्यान पशुपालक रखें। एक तो उसमें हवा का संचार अच्छा होना चाहिए। आपने पहाड़ी क्षेत्रों में देखा होगा, पशुपालकों में ये बहुत भ्रांति रहती है कि गाय को ठंड लग जाएगी। ठंड से उसमें लड़ने की बहुत क्षमता है गाय में। आप देखें, अगर वो खुले में रहे तो उतनी ठंड महसूस नहीं करती हैं गाय। उनको सिर्फ हवा के वेग से बचाव चाहिए। तो पशुशाला का निर्माण इस तरह से करें कि उसमें हवा का डायरेक्ट वेग ना हो, लेकिन साथ ही साथ हवा का संचार पर्याप्त हो, यानी कि वेंटिलेशन उसमें अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि गाय में जो इसका श्वास तंत्र है, ये शरीर के आकार के हिसाब से थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए यदि इसे कम ऑक्सीजन में रखा जाएगा तो एक तो इसकी दूध की देने की क्षमता, दूध उत्पादन की क्षमता कम हो जाएगी जी, और साथ ही साथ एनिमल स्ट्रेस में रहेगा। और अगर हमने ज़्यादा पशुओं को एक छोटी पशुशाला में एक छोटी गौशाला में बांध दिया तो अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इसके अलावा गाय निरंतर मीथेन गैस का वो प्रोड्यूस करती है, तो अगर मीथेन की भी कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगी तो भी दूध उत्पादन वाली गाय पे स्ट्रेस यानी कि तनाव बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, उससे भी उसकी दूध उत्पादन क्षमता के ऊपर असर पड़ेगा जी। और पशुशाला के निर्माण में दूसरी बात का ये ध्यान रखें कि वो ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ पे सीधी हवा का वेग अत्यधिक ना हो, उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है जी। इसके अलावा उसमें थोड़ी सी, जब उसका फर्श का निर्माण करें तो ना तो उस पर फिसलन हो और थोड़ा सा ढलानदार हो, जिसमें मलमूत्र का निकास जो है वो समय समय पर किया जा सके। और उसके जो दूध उत्पादन तंत्र है, जो गाय का आंचल है और थन है, उसकी सफाई का विशेष तौर पे जब वो बैठती हैं तो नीचे गोबर और मलमूत्र एकत्र ना हो, गड्ढे ना हो, उसकी सफाई रखना, उसका निरंतर निकास रखना, इन कुछ एक बातों का ध्यान। और खिड़कियों में अगर जाली हो सके तो वो बहुत अच्छी है, ताकि अंदर मक्खी मच्छर इत्यादि जो बाहर के परजीवी हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स, उनसे गाय को बचाया जा सके जी। ये तो रही पशुशाला के निर्माण की बात। इसके अलावा उसके प्रबंधन में और जो चीज़ें हैं, फीडिंग मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको आप खान पान की क्या व्यवस्था करते हैं। तो जिस प्रकार मनुष्य को एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता है, उसी प्रकार से पर्याप्त उत्पादन, दूध उत्पादन कर सकें, एक तो उसको 2 चीज़ों के लिए है। एक तो बोलते हैं मेंटेनेंस राशन, जिस पे कि उसने अपने शरीर की सारी क्रियाएं,
जितनी फिजियोलॉजी है उसको चलाना है। जी। और एक प्रोडक्शन राशन, यानी कि गाय अगर दूध में है तो प्रति 3 लीटर दूध उत्पादन वो करती है, तो 1 किलो ठोस आहार की ज़रूरत उसे होती है। ठोस आहार से मेरा मतलब है, अगर पशुपालकों की भाषा में कहें तो दाना, यानी जी। कि जो उसको सूखा कंसंट्रेट देना है। तो जो दाना है वो एक अच्छी क्वालिटी का बना हो, जिसमें मोटे तौर पे बताना चाहूँगा कि 2 मोटे अनाज हों जी। और उसमें चोकर हो और साथ में कोई एक अच्छी क्वालिटी की खली डली हो, ताकि उसमें जो प्रोटीन है वो, ये एक बैलेंस्ड राशन, एक बैलेंस्ड कंसंट्रेट मिक्सचर बना के, या जो रेडीमेड फीड आती है कैटल फीड, जी। वो पर्याप्त मात्रा में दें। इसके अलावा हरा चारा, अगर अच्छी चारे की फसलें पशुपालक खुद उसका उत्पादन कर सकें किसान, तो वो बहुत उत्तम है। जी। और कुछ जैसे बरसीम वगैरह कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, जी। तो वो उसी रेशो में फिर कंसंट्रेट, क्योंकि दाना जो है ये सबसे महंगा उसके खाने के या सबसे महंगी आइटम है, जी। तो दाना की मात्रा कुछ कम करके वो बढ़ाई जा सकती है। जी। तो इस प्रकार से पशुपालक जो हैं वो एक बैलेंस्ड राशन उसे, और साथ में उसके सूखा घास या ये जो है वो थोड़ा सा उसको पेट भरने के लिए, फाइबर प्रदान करने के लिए वो उसको साथ में पर्याप्त मात्रा में, और फिर जल पीने वाले पानी का हर समय की व्यवस्था वो होनी चाहिए। जी। तो ये कुछ बातें अगर मैनेजमेंट की खास तौर पे, और इसके अलावा रोगों से बचाना, बाहर के परिजीवी जैसे कि चिचड़ इत्यादि, इनके पड़ने से इनकी रोकथाम करना, और बीमारियों की रोकथाम, जो मुंह खुरपका और आजकल ब्रूसेलोसिस भी एक डिजीज़ है, इनके जो है बचावकारी टीके। कुछ इलाकों में गलघोटू और HSBQ जो रोग हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया और ब्लैक क्वार्टर, ये इनके जो बचावकारी टीके हैं ये लगवाना समय समय पर, जिस हिसाब से पशुपालक की सलाह के अनुसार वो इनका ज़रूर लगवाना, ये ध्यान मुख्य तौर पे रखने की बातें हैं प्रबंधन। जी। और सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको अगर मैनेजमेंट करनी है तो आपको शुरू से ही करना पड़ेगा। आप अपने पशुओं को कहाँ पे रख रहे हैं, क्या आप उनको फीड दे रहे हैं, किस प्रकार से आप उनको पानी दे रहे हैं। तो सर, जब हम बात करते हैं हिमाचल की, जो जोग्राफिक कंडीशन है हिमाचल की, अगर हम देखें तो कुछ इलाका बहुत पहाड़ी है, कुछ इलाका काफ़ी प्लेन है, तो यहाँ पर भी क्या फीड को भी आपको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अभी सर्दियों का मौसम है, तो जो हरा चारा है कुछ जगहों पर वो अवेलेबल नहीं है और कुछ जगहों पर हरा चारा अवेलेबल है, तो क्या इस प्रकार से भी हमें देखना पड़ेगा? देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप हरे चारे का जिस समय आपके पास उसका उत्पादन है जी, तो उस समय उसको उसका साइलेज बना के रख सकते हैं। साइलेज एक प्रकार से हरे चारे का आचार है। सो उसकी एक विधि है प्रॉपर, उसको काट के वो पशुपालक उसके बारे में खुद भी स्टडी कर सकते हैं और किसी डॉक्टर से उसके बारे में सलाह ले सकते हैं, किसी वेटनरी सर्जन जो उनके इलाके में पोस्टेड होंगे उनसे सलाह ले सकते हैं। सो एक तो वो प्रबंधन कर सकते हैं। एक आजकल और टोटल मिक्स्ड राशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो रेडीमेड आता है, कुछ कंपनीज बनाती, कुछ क्षेत्रों में उसकी उपलब्धता है, एक वो कर सकते हैं जी। इसके अलावा आपने एक इम्पॉर्टेंट बात, जो विशेष बात पूछी कि हाँ उसके प्रबंधन का शुरू से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पे देखने में आया कि पशुपालक शुरू में बछिया, देखिए जब हमारी नींव पक्की नहीं होगी तो उस पर मकान भी अच्छा नहीं बनेगा। जी। तो एक बछड़ी जब छोटी है तो उसी समय से लेके उसे कंसंट्रेट राशन की, जो ठोस आहार है उसकी आवश्यकता है, भले ही थोड़ी मात्रा में। तो वो लगभग शुरू से ही काफ स्टार्टर से लेके फिर काफ राशन उसको, और ग्रोथ के टाइम जब उसकी ग्रोथ होनी है, लगभग 1 से 1.5 साल तक की आयु तक उसकी ग्रोथ होनी है बछड़ी की, तो उस दौरान उसे यदि हम हाई प्रोटीन राशन नहीं देंगे, एक हाई प्रोटीन फीड नहीं देंगे, और इसकी बाज़ार में विशेष तौर से बनी हुई फॉर्मुलेटेड, प्री फॉर्मुलेटेड फीड जो है वो ग्रोथ राशन की, काफ राशन की अलग से भी उपलब्ध होती हैं, तो उसमें थोड़ा प्रोटीन कंटेंट जो है वो ज़्यादा रहता है। तो वो शुरू से ही उसको, जब से वो 1.5-2 माह की है तभी से वो थोड़ा थोड़ा आरंभ करके, जब वो ग्रोथ तेज़ पकड़ती है तो उस समय अगर उसको बैलेंस्ड फीड पर्याप्त मात्रा में उसके बॉडी वेट के हिसाब से देंगे तो वो आगे चल के एक अच्छी उत्पादन देने वाली गाय में ग्रो करेगी, बड़ी होगी। तो यदि अगर शुरू से, आमतौर पे पशुपालकों में ये भ्रांति रहती है कि जब तक ये दूध नहीं देती है इसे फीड देने की आवश्यकता नहीं है, उससे फिर हम उसके ग्रोथ पीरियड में
जब उसे अच्छे से उसको पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो वो आगे चल के एक अच्छे उत्पादन वाली गाय में नहीं बन पाएगी। जी। तो इसलिए मैं विशेष तौर से पशुपालकों से ये सलाह उन्हें देना चाहूँगा, उन्हें ये निवेदन करना चाहूँगा कि शुरू से उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, थोड़ी उसको फीड, और कुछ जैसे कुछ पेड़ भी ऐसे, कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनमें अच्छी प्रोटीन का कंटेंट होता है, तो आप थोड़ा सा अपना उस पर व्यय बचाने के लिए, थोड़ा खर्चा बचाने के लिए आप उन पेड़ों की पत्तियों का भी इस्तेमाल कुछ मात्रा में कर सकते हैं, जैसे कि ब्यूल है, कचनार है, रुबीनिया, ल्यूसीनिया, इस तरह की थोड़े बहुत चारे वाले पौधे भी किसान ज़रूर उगाएं, जिससे कि दूध उत्पादन उनका ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सके और अच्छी प्रोटीन क्वालिटी वो दे सकें अपने दुधारू पशु को भी, और जब वो बछड़ी की स्टेज में है तब भी। जी। डॉक्टर साहब, आप संयुक्त निदेशक हैं पशुपालन विभाग में, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है, अक्सर हम ये कहते हैं कि गाय को ठंड से बचाने की ज़रूरत है और लोग अक्सर बिछौना उनको पहनाते हैं, कई बार जो पशुशाला होती है वहाँ पे वो आग भी जलाते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें करना मतलब सेफ़ है या नहीं है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी इस बारे में जिक्र किया कि ज़्यादा हवा से वेग से बचाने की ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा उसको ढकने की, बहुत ज़्यादा, देखिए ढक देते हैं शरीर को, उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हम बहुत सारे गाय को छोटी गौशाला में बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं, तो उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। उस चीज़ का हवा संचार जो है, वायु संचार उसमें पर्याप्त होना वो ज़रूरी है। जी। और सर, दूध निकालते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अक्सर जैसा आपने कुछ बीमारियों का भी जिक्र किया, और जब हम बात करते हैं गाय के अडर की बात करते हैं या आंचल की बात करते हैं, खासकर सर्दियों की हम बात करें, अभी मॉइस्चर की भी कमी रहती है, तो दूध निकालते वक्त जो पशुपालन में जुड़े हुए लोग हैं हमारे किसान भाई, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें एक विधि फुल हैंड मिल्किंग की है। अगर तो आप हाथ से, देखिए अगर आप मशीन से उसका दोहन दूध का करते हैं तो मशीन का हर बार उसकी सफाई होना, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको साफ़ करना, ये अनिवार्य है। जी। दूसरा, जब हम गाय का दोहन करते हैं, जब उसे दूध निकालते हैं, तो उसके बाद उसके थन का जो छिद्र होता है वो कुछ समय तक थोड़ा सा डायलेटेड रहता है, टीट स्फिंक्टर जिसे बोलते हैं। जी। वो छिद्र खुला रहता है। तो मेरा निवेदन इसमें और सलाह ये रहेगी पशुपालकों से कि जब उसे जो चारा देते हैं, जो ठोस आहार देते हैं, वो जब थोड़ा सा दोहन कर लें उसके बाद दें, ताकि वो बाद में उसको खाती रहे और खड़ी रहे। एकदम दूध देने के बाद गाय नीचे बैठे नहीं, क्योंकि अगर वो बैठेगी उस समय टीट स्फिंक्टर थोड़ा डायलेटेड होता है और इन्फेक्शन का बाहर से अंदर जाने का संभावना रहती है। तो अगर उसमें इन्फेक्शन चले जाती है उस समय, क्योंकि दूध एक ईजी मीडियम है, इसमें जितना माइक्रोब्स हैं, जितने बैक्टीरिया हैं, जीवाणु, कीटाणु जो हैं, वो एकदम पनपते हैं दूध में। इसीलिए आपने देखा होगा कि दूध अगर हम बॉयल नहीं करते हैं तो वो फट जाता है, तो उसमें वो माइक्रोबियल कंटेंट बढ़ जाता है। तो उससे मेस्टाइटिस यानी थनैला होने की संभावना रहती है। और जब उसका हम दोहन करके हटते हैं तो अगर हो सके पोटाशियम परमैंगनेट के हल्के सॉल्यूशन में उसके जो थन हैं उनको एक बार डिप कर दें एक बर्तन में लेके, तो वो उससे एक बूंद जो है वो उसके थन के छिद्र पे रह जाती है उसकी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की। और दूसरी चीज़ जो है उसको कुछ देर तक खड़ा रखें दोहन के बाद, ताकि इन्फेक्शन अंदर ना जाए। और तीसरा, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान, उसको धोने से पहले और धोने से बाद भी धोना अच्छे से, साफ़ पानी में हल्का सा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाल के, तो उससे मेस्टाइटिस प्रिवेंशन की जा सकती है। जी। डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं कि दुग्ध उत्पादन की, तो गर्भाधान बहुत बड़ा विषय आ जाता है कि जिससे जो गाय है वो दुग्ध उत्पादन निरंतर करती रहे। और कृत्रिम गर्भाधान की जब हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं, तो उस दौरान जो हमारे पशुपालन से जुड़े लोग हैं, जो पशुपालक हैं, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो दुग्ध उत्पादन है वो काफ़ी उनको अच्छे ढंग से मिले? देखिए, इसमें जैसे कि हम आज चर्चा भी कर रहे हैं कि गोपालन को एक मिल्क इकॉनमी अपने लिए पशुपालक खड़ी कर सके, उसके एक रेगुलर इनकम हो सके और एक अच्छी आय का स्रोत उसके लिए गाय बन सके। इस बात पे ध्यान रखने के लिए अ काफ अ ईयर प्रोग्राम उसे बोलते हैं, यानी कि हर वर्ष में एक बार गाय जो है वो ब्यानी चाहिए, वो बच्चा दे, ठीक है, बछड़ी या बछड़ा जो भी हो उसे। सो इसके लिए जब गाय ब्याती है, जब बच्चे को जन्म देती है, उसके 3 माह के अंदर अंदर वो दोबारा हीट में आके इंसेमिनेट होके अगर कंसीव कर जाती है और लास्ट में जब वो लास्ट के 2 महीने में जब बच्चा पेट में पल रहा है, उस समय उसे ड्राई ऑफ करना जो है ड्राई काउ थेरेपी के साथ उसको ड्राई करना वो अनिवार्य होता है, ताकि अगले ब्यांत में भी वो
ठीक दूध उत्पादन दे सके। तो कहने का भाव ये है कि 2 महीने जब उसे बच्चा दिए हुए हो गए जी उसके बाद जब भी कभी मध्यकाल में आती है तो उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उन्हें करवा लेनी चाहिए। उसमें 2 से 3 महीने या 4 महीने तक उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जानी चाहिए। जी। 9 माह के लगभग गाय का गर्भकाल रहता है। जी सर, आपने बीमारियों का जिक्र किया था। आपने कहा था कि जो हमारे पशुपालक हैं उन्हें पशुओं को बीमारियों से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी। बीमारियों के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर ऐसे कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पशुपालक हैं जिन पे उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो गाय है वो अस्वस्थ हो? देखिए, सबसे पहला सिम्टम जो आएगा, क्योंकि गाय जो है ये एक जुगाली करने वाले जीव हैं जी। तो गाय सबसे पहले या तो जुगाली करना बंद करती है या उसका तापमान बढ़ जाता है, उसकी जो शरीर के बाल हैं वो थोड़े से खड़े हैं, वो यदि 4-5 गाय हैं तो उनसे अलग जाके और खाने पीने में रुचि नहीं दिखाती है। इस तरह के कुछ एक लक्षण और यदि पशुपालक देखते हैं तो उन्हें लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो दुधारू गाय है उसमें पहला लक्षण ये आएगा, उसे किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी भी सिस्टम का रोग हो जी। उसमें सबसे पहला लक्षण आएगा कि उसका दूध उत्पादन एकदम से कम हो जाता है। मान लीजिए आज उसने 10 लीटर दूध दिया जी, आज शाम के समय सुबह शाम 10 लीटर दूध प्रतिदिन देने वाली गाय 5-5 लीटर सुबह शाम देती है जी। तो एक दिन अचानक यदि दूध में सडन मिल्क ड्रॉप जिसे कहते हैं कि अगले दिन अचानक से वो 2 लीटर दे देती है या 1 लीटर देती है जी। या आधा पे आ जाती है, तो उस ऐसी व्यवस्था में मैं पशुपालकों को यही परामर्श दूंगा कि वो संबंधित पशु चिकित्सालय में जाके पशु चिकित्सक से उसकी जांच अवश्य करवाएं। जी। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि जांच के लिए आपको खुद ही तत्पर रहना पड़ेगा, तभी जाके आपके जो पशुधन है वो सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, हर चीज़ जैसे जी। यदि दूध उत्पादन का अचानक गिरना, उसकी खाने में रुचि अचानक से कम होना और शरीर का तापमान उन्हें पशुपालक को छू के पता लग जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा होना जी। या चलने में उसका अस्वस्थ रहना, सुस्त रहना, बाकी के पशुओं से थोड़ा सा बाकी की गाय से अलग से रहना, एक कोने में जाके खड़े रहना, ऐसे कुछ लक्षण देखने में अगर आए तो पशुपालक अवश्य पशु चिकित्सक से उसी वक्त परामर्श करें। जी। और डॉक्टर साहब ये कितना ज़रूरी है कि अगर हमारा जो पशु है वो बीमार है तो जो बाकी पशु हैं उनसे उसको दूर रखा जाए, क्योंकि आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो कि काफ़ी कंटामिनेट कर देती हैं दूसरे पशुओं थोड़ी को। लागदार बीमारियां, जैसे कि हम पहले भी बचावकारी जिनका टीकाकरण होता है उनका जिक्र कर रहे थे, खास तौर पे FMD फुट एंड माउथ डिजीज़, मुंह खुरपका रोग जो है जी। और इसके लिए एक नेशनल प्रोग्राम भी चल रहा है। सो इसके जो बचावकारी टीके हैं वो समय समय पर एक तो इसके लगवाना आवश्यक है और इसके अलावा कुछ इलाकों में HSBQ हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया और ब्लैक क्वार्टर्स ये नाम की एक HS हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया गलघोटू और काला बुखार जो है ये इसमें पशु अचानक लंगड़ाने लगता है और कुछ लक्षण होते हैं जो कि पशु चिकित्सक जांच पे ही बता सकता है कि ये, और इनके बचावकारी टीके भी कुछ इलाकों में जहाँ पे ये ज़्यादा एंडेमिक है, जहाँ पे ये ज़्यादा फैलते हैं ये रोग, वहाँ पे लगाए जाते हैं, तो वो पशुपालक ज़रूर लगवाएं। जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम लोगों के साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हर्ष। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।